हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और पीडियाट्रिक के बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक ज़रूर देखना। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को लिए गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। तो जो भी लोग अभी तक जो मेडिकल एंड नर्सेस हब की ऐप ढूंढ रहे थे प्ले स्टोर में, तो वो ऑफिशियली लॉन्च हो गई है। सेम लोगो है जो यूट्यूब चैनल पर है, तो आपको डायरेक्ट जाके वो डाउनलोड करना है। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी इस ऐप की, आपको इसमें किसी भी तरीके से पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री रहेगी आपके लिए ऐप, 1 रुपये भी पे नहीं करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको ऐप कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे आप उसमें पीडीएफ रीड कर सकते हैं, सभी चीज़ें। तो अभी उसमें डेटा कम है, अभी उसमें 5 से 6 पीडीएफ बस अपलोड की गई हैं, वो ओनली सीएचओ के पेपर की हैं। तो डेली उसमें 5 से 6 पीडीएफ आपको रख दी जाएंगी, तो आप रीड कर सकते हो, फ्री रहेंगी। तो यहाँ पे हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन इसमें कम है बट विथ रेशनल के आपके एटलीस्ट 50 एमसीक्यूज तक सॉल्व हो जाएंगे, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं। और एमपी एनएचएम का क्या स्टेटस है, वो सभी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। थोड़ा बिजी रहने के कारण आपके लिए कंटिन्यूस वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हूँ, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डेली 1 से 2 वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाएँ। वैकेंसी एमसीक्यू बेस्ड और जीके में भी आपको डेली 1-2 वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और पीडियाट्रिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कि जिनका एएनएम स्टाफ नर्स का पेपर होगा, एनएचएम स्टाफ नर्स एएनएम का, तो उन सभी में हेल्पफुल रहेंगे, बाकी अदर एग्जाम में भी हेल्पफुल है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा वो है, विच वैक्सीन इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट डायरिया। तो इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो डायरिया के प्रिवेंशन के लिए दी जाती है। तो ऑप्शन में है रोटा वायरस, ओरल पोलियो वैक्सीन, डीपीटी या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो वैक्सीन डायरिया के प्रिवेंशन के लिए यूज़फुल होती है वो आपको यहाँ पे बतानी है। सभी को पता होगा कि डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है वो क्या है, रोटा वायरस वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है, रोटा वायरस वैक्सीन। और आपको यहाँ रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में सभी पॉइंट्स बता दिए जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ओनली 2 वैक्सीन है अभी तक जो ओरल रूट से दी जाती हैं, एक तो है पोलियो वैक्सीन एंड दूसरी है, तो यहाँ पर जो रोटा वायरस वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन, ऐसी 2 वैक्सीन है जो ओनली ओरल रूट से दी जाती हैं। बाकी सभी वैक्सीन के लिए अदर रूट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखनी है कि रोटा वायरस वैक्सीन किसके प्रिवेंशन के लिए दी जाती है, डायरिया के लिए, और ये ओरल रूट से दी जाती है। यदि आपसे साइट पूछा जाए, रूट पूछा जाए, तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, ओरल रूट। और एज की बात की जाए तो एज कितनी एज में दी जाती है, 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक। तो जब डीपीटी जो पेंटावेलेंट वैक्सीन का डोज दिया जाता है, सेकेंड डोज दिया जाता है पेंटावेलेंट वैक्सीन का 10 वीक में, तो उसी के साथ रोटा वायरस भी ओरल रूट से दे दी जाती है और 14वें वीक में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यदि आपको रोटा वायरस ऐसे याद नहीं होता है तो आप पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ इसको याद रख सकते हैं कि 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक, एवरी 4 वीक के गैप में वैक्सीन दी जाती है। तो हर 4 वीक के जो जो गैप रहेगा उसमें वैक्सीन दी जाती है, ओरल रूट के द्वारा दी जाती है डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए। और इसका जो डोज है वो कितना होता है, ये होता है बाय ओरल रूट 5 ड्रॉप्स। तो ओरल रूट के थ्रू दी जाती है 5 ड्रॉप्स में 3 डोज इसके टोटल दिए जाते हैं, जो कि 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक में। तो आई होप आपको रोटा वायरस वैक्सीन को लेकर सभी डाउट्स क्लियर हो गए हों। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, व्हाट इज़ द मिनिमम गैप बिटवीन 2 डोज ऑफ एनी काइंड ऑफ वैक्सीन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कितना मिनिमम गैप दिया जाता है, यदि कोई वैक्सीन, किसी वैक्सीन के 2 डोज दिए जाने हैं तो एक एक डोज के बीच में कितना गैप रहेगा। ऑप्शन में 4 वीक, 8 वीक, 9 वीक या फिर 10 वीक। तो यहाँ पर जो टोटल गैप की बात की जा रही है कि कितना गैप रहता है 2 वैक्सीन के डोज में, तो वो रहता है टोटल 4 वीक का। मिनिमम गैप पूछा है, कम से कम। यदि टीटी से ही आप मान लो कि यदि टीटी वैक्सीन है, टीटी इम्यूनाइजेशन है टेटनस टॉक्साइड का, किसी प्रेग्नेंट लेडी में दिया गया कब, 12 वीक में, तो जो नेक्स्ट डोज रहेगा, 2 डोज दिए जाते हैं टोटल, तो नेक्स्ट 4 वीक के गैप में दिया जाएगा। या फिर डीपीटी, रोटा वायरस, न्यूमोकोकल, प्रेवनार जो है, इन किसी भी वैक्सीन को आप देख लो, एवरी 4 वीक का गैप दिया जाता है। किसी भी वैक्सीन को 2 डोज देने हैं हमें, तो एवरी जो कम से कम 4 वीक का गैप दिया जाएगा। नेक्स्ट इज पेरेंट्रल पोलियो वैक्सीन इज ऑल्सो नोन एज। तो पेरेंट्रल पोलियो का, पेरेंट्रल का मतलब होता है इंजेक्टेबल।
तो इंजेक्टेबल और पेरेंटल पोलियो वैक्सीन को और क्या कहा जाता है, इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन में साल्क, 7, पेंटावैलेंट या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो पेरेंटल पोलियो का जो दूसरा नाम है वो क्या है, वो साल्क वैक्सीन। 7 कहा जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन को, ये दोनों नाम आपको याद रखने, साल्क एंड 7। तो पेरेंटल पोलियो वैक्सीन और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन आईपीवी आपने पढ़ा है, तो वो क्या है, साल्क, उसका दूसरा नाम क्या है, साल्क। तो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन क्या की जाती है, इंजेक्ट, तो उसका दूसरा नाम क्या हो गया, पेरेंट्रल। पेरेंट्रल और इंजेक्टेबल सेम वर्ड है। तो यहाँ पर जो पेरेंटल पोलियो वैक्सीन है इसका दूसरा नाम क्या है, और जो ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है 2 ड्रॉप दी जाती है वो क्या है, 7। तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इनको याद रखना है। आपको पोलियो वैक्सीन को लेके इसका जो लोगो है वो याद रखना है, तो क्या है, 2 बूंद जिंदगी की, 2 ड्रॉप्स दी जाती हैं जो ओरल पोलियो वैक्सीन की। तो इसका जो लोगो नहीं हम इसको कह सकते हैं, हम इसका एक तरीके से आपको लाइन याद रखनी है, क्या, 2 बूंद जिंदगी की। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, कई बार एग्जाम में आ चुका है। What are the 6 killer disease against which immunization provide protection? तो 6 killer disease, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है कि 6 killer disease कौन सी हैं जिसके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। और एक गवर्नमेंट का जो शेड्यूल है उसमें भी इंक्लूड है 6 killer disease। ऑप्शन में है पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनेस, टीबी, मीजल्स, मीजल्स, मम्स, रूबेला, टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, पोलियो या फिर मेनिंजाइटिस, और डी नन ऑफ दी अबव। तो आपको याद हो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने जो 6 किलर डिसीज़ हैं वो कौन कौन सी बताई हैं, तो वो है पोलियो, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस जिसका दूसरा नाम है वूफिंग कफ और 100 डेज कफ, इसका जो एक साइन है वो क्या है, बार्किंग, जो कुत्ते भौंकते हैं उस तरीके की खांसी का आना, बार्किंग कफ, टिटेनस, टीबी एंड मीजल्स। तो ये क्या हो गई, ये 6 किलर डिसीज जिसके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, आपका आंसर होगा ए, पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनस, टीबी, मीजल्स। तो पोलियो के लिए जो वैक्सीन दी जाती है या तो ओरल पोलियो वैक्सीन तो दी जाती है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी है, डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनस, टीबी एंड मीजल्स। तो डिप्थीरिया, पर्टिसिस और टिटनस के लिए जो डीपीटी वैक्सीन दी जाती है उसमें पेंटावेलेंट वैक्सीन नाउडेज दी जाती है, उसमें 5 डिसीज से प्रिवेंशन किया जाता है। तो उसमें डीपीटी के साथ साथ क्या क्या ऐड रहता है, उसमें रहता है हेपेटाइटिस बी एंड हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा बी। तो ये चीज़ें इसमें पेंटावेलेंट में इंक्लूड रहेंगी। ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो वैक्सीन दी जाती है वो BCG एट द बर्थ दी जाती है, और मीजल्स वैक्सीन के लिए, मीजल्स के लिए 9 मंथ में वैक्सीन दी जाती है। तो यहाँ पर जो 6 किलर डिसीज हैं इनके आपको नाम याद रखना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है उसमें इन 6 किलर डिसीज़ को क्या किया जाता है, प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो आपसे वैक्सीनेशन का ना पूछ के भी पूछ सकते हैं कि 6 किलर डिसीज़ कौन सी है, तो इन डिसीज़ के आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, विच मिल्क मोर सेटिस्फाई द बेबीज हंगर? कौन सा मिल्क है जो बेबी की भूख को सेटिस्फाई कर सकता है? ऑप्शन में हिंड मिल्क, कोलेस्ट्रॉल मिल्क। तो बेबी की हंगर को सबसे अच्छे सेटिस्फाइड कर सकता है तो वो हिंड मिल्क। यहाँ पर मिल्क को लेके आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें ब्रेस्ट मिल्क को लेके बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो क्या होगा, तो बेबी की हंगर को कौन सा मिल्क है जो शांत कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है, तो वो हिंड मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कैन बी गिवन टू सीवियरली इम्यूनोसप्रेस्ड HIV पॉजिटिव चाइल्ड? इनमें से कौन सी वैक्सीन है जिस बच्चे की इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, HIV पॉजिटिव है तो उसकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड रहेगी, तो उसको कौन सी वैक्सीन दी जा सकती है? ऑप्शन में DPT, मीजल्स, BCG एंड ओरल पोलियो वैक्सीन। तो जो जिन भी बच्चों की इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो उनमें ना तो मीजल्स दे सकते हैं, ना BCG दे सकते हैं, ना OPV दे सकते हैं। उनमें जो यहाँ पर HIV पॉजिटिव चाइल्ड पूछा है, यदि इनकेस किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है कि किसी भी बच्चे की इम्यूनिटी सप्रेस्ड है तो उसको कौन सी वैक्सीन बस दे सकते हैं, तो वो है DPT वैक्सीन। जब यहाँ पर डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनेस की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपको बच्चे के लिए एक क्वेश्चन और आ सकता है, यदि किसी बच्चे को कन्वल्जन्स आते हैं, फिट्स आते हैं, तो उसको कौन सी वैक्सीन नहीं दी जा सकती,
तो वो डीपीटी में जो पर्ट्यूसिस कंटेंट है, क्या है, जो पर्ट्यूसिस है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, तो इसमें जो पर्ट्यूसिस है, जिन भी बच्चों के लिए कन्वल्जन्स या फिर फिट्स आते हैं तो उनको पर्ट्यूसिस कंटेंट वैक्सीन नहीं दी जाती है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि और ज़्यादा सीवियर कन्वल्जन्स लाने के कारण बन सकता है पर्ट्यूसिस, इसीलिए। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है उनको डीपीटी दे सकते हैं, बट ओपीवी, बीसीजी, मीजल्स नहीं दे सकते। और जिनके लिए क्या है, फिट्स और कन्वल्जन सीजर्स आते हैं उनको पर्ट्यूसिस कंटेंट वैक्सीन नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। द थिक येलो मिल्क सीक्रेटेड बाय मदर्स जस्ट आफ्टर 2 days ऑफ डिलीवरी इज नोन एज। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि थिक येलो कलर का मिल्क सीक्रेट होगा मदर के ब्रेस्ट से 2 days ऑफ डिलीवरी के 2 दिन बाद, 48 से 72 घंटे के बाद डिलीवरी के येलो कलर का मिल्क सीक्रेट होगा, येलो थिक कलर का, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन में कोलेस्ट्रम, हाइंड मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क या फिर लेन्यूगो। तो जो 2 days के बाद डिलीवरी के 48 से 72 घंटे के बाद जो मदर के ब्रेस्ट से मिल्क सीक्रेट होता है वो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम। क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम। और यहाँ पर जब बात ब्रेस्ट मिल्क की जा रही हो तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आफ्टर डिलीवरी के कितने टाइम के अंदर फीडिंग ब्रेस्ट मिल्क स्टार्ट करवाना, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाना है। तो वो है नॉर्मल डिलीवरी यदि पूछा जाता है तो 30 मिनट से लेके 1 hour तक, या फिर हाफ एन आवर। यदि सिजेरियन सेक्शन हुआ है, LSCS हुआ है तो 3 to 4 hour में। बट यदि इनकेस नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो विदिन 30 मिनट और हाफ एन आवर में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन? मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑप्शन में प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन या फिर प्रोजेस्टेरोन। मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, 2 तरीके के हार्मोन होते हैं, एक होता है मिल्क इजेक्शन और सीक्रेशन, और एक होता है मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन। तो मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन में प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन कौन सा है? तो वह प्रोलैक्टिन। ये मिल्क का प्रोडक्शन करेगा। बट जो मिल्क इजेक्शन और मिल्क सीक्रेशन है वो क्या है? ऑक्सीटोसिन, जिसको लेट डाउन हार्मोन भी के नाम से भी जाना जाता है। और तो आपको यहाँ पर 2 हार्मोन याद रखने हैं। यदि मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन पूछते हैं तो वो है प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्शन और मिल्क का सीक्रेशन करने वाला हार्मोन पूछते हैं तो क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर दोनों हार्मोन को आपके लिए याद रखना है, आपसे एग्जाम में कई बार आ चुका है। या तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन पूछा जा सकता है, तो मिल्क इजेक्शन है ऑक्सीटोसिन, मिल्क प्रोडक्शन है प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट इज क्राउलिंग ऑफ एन इन्फेंट अकर्स एट विच एज? तो बच्चों में क्राउलिंग कब देखने को मिलती है? ऑप्शन में 8 to 9 month, 2 to 3 month, 4 to 5 month या फिर 6 to 8 month। तो इन्फेंट्स में क्राउलिंग कब देखने को मिलती है? तो मिलती है 2 to 9 month की एज में। 2 to 3 month में बच्चे क्या करते हैं? अपना हेड का जो कंट्रोल है वो करने लगते हैं। और जो क्राउलिंग है वो बच्चों में 8 से 9 महीने की एज में देखने को मिलेगी। 6 to 8 month में बच्चे बिना किसी सपोर्ट के बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेवलपमेंटल माइलस्टोन का क्वेश्चन है इन्फेंट्स में। तो क्राउलिंग कब देखने को मिलती है? 8 से 9 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंटेंट प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम बेबी टू पैरासाइटिक इन्फेक्शन? जरूरी नहीं है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मलेरिया लिखा गया है, बट आपको पैरासाइटिक इन्फेक्शन याद रखना है कि ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा कंटेंट प्रेजेंट रहता है जो कि बच्चों को पैरासाइटिक इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकता है। ऑप्शन में पाबा, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgG या फिर लैक्टोफेरिन। तो पाबा, IgA, IgG ये सभी प्रेजेंट रहते हैं ब्रेस्ट मिल्क में, बट यहाँ पर पूछा है कि कौन सा स्पेसिफिक कंटेंट है जो कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा। तो वो होगा पावा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पावा जो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड प्रेजेंट रहेगा ब्रेस्ट मिल्क में, वो बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज़ को मलेरिया से प्रिवेंट करेगा, या फिर मलेरिया की जगह आपसे पैरासाइटिक इन्फेक्शन का किसी भी तरीके का एग्जाम्पल रख सकते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ द बर्थ वेट ऑफ बेबी इज़ लेस देन 1250 ग्राम, 1250 ग्राम, विच टाइप ऑफ फीडिंग प्रिफर्ड? तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं अपने चैनल को प्रमोट करूं, ऐप को प्रमोट करूं या किसी वेबसाइट को प्रमोट करूं। मेरे पास जितना भी कंटेंट रहता है मैं सीधा सीधा आपको प्रोवाइड करवा देती हूं।
तो आई होप आप लोग भी समझेंगे कि जो जितना भी कंटेंट है, स्पेसिफिक कंटेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप 1 घंटे के वीडियो नहीं बनाती हो या फिर 40 मिनट के वीडियो प्रोवाइड नहीं करवाती हैं। तो गाइज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे पास जितना भी टाइम रहता है, क्योंकि जो भी टाइम मेरे पास रहता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है, तो मेरे पास ये टाइम नहीं है कि मैं अपने टाइम वेस्ट करूं या फिर आपका टाइम लूं। तो जितना भी टाइम है एक्यूरेट टाइम है। यहाँ पर यदि 30 मिनट का मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है तो उसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उन्हीं पे आपका टाइम लिया जाएगा ना। तो मैं आपसे बार बार ये कहूँगी कि वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वो आपको करना है। यदि आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप खुद देख सकते हैं, एज यू विश। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इसलिए मैंने आपको ये बात दोहराई है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि मैं किसी चीज़ को प्रमोट करूं, बार बार कहूं। तो एक ही बार मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं लगता तो ओनली वीडियो देख के छोड़ दें, एज यू विश। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि किसी बेबी का बर्थ वेट 1250 ग्राम से कम है, लेस देन 1250 ग्राम, 1250 ग्राम से कम है, तो किस टाइप की फीडिंग प्रेफर की जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको कई बार बताया है कि जो बेबी का बर्थ वेट होता है वो नॉर्मल कितना होता है, 2.5 टू 3.5 kg। यदि लेस देन 2.5 kg से कम है, 2.5 किलो से कम है, 2500 ग्राम से कम है, तो लो बर्थ वेट बेबीज़ में आएंगे। फिर उसकी लो बर्थ वेट बेबीज़ की अलग अलग कैटेगरी हैं। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है कि यदि बेबी का बर्थ वेट लेस देन 1250 ग्राम है, 1250 ग्राम से कम है, किस टाइप की फीडिंग प्रेफर करवाई जाएगी। ऑप्शन में है बेबी मे नीड IV फ्लूइड्स इनिशियली, ब्रेस्ट फीडिंग, पालादाई, पालादाई का मतलब होता है रुई से जो दूध पिलाया जाता है, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो 1250 ग्राम से कम है किसी भी बेबी का बर्थ वेट, तो उसको जो फीडिंग प्रेफर की जाएगी उसको IV फ्लूइड की ज़रूरत पड़ेगी। ना तो वो उस टाइम पर 1250 ग्राम का बेबी ना तो ब्रेस्ट फीड कर सकता है, ना पालादाई से मिल्क ले सकता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट प्रेफर्ड रहेगा फीडिंग वो क्या होगा, बेबी में नीड्स IV फ्लूइड्स इनिशियली। ये देखिए इन्फेंट्स जो अलग अलग बर्थ वेट के रहेंगे उनको किस तरीके की फीडिंग करवाई जा सकती है। तो यदि जिनका बर्थ वेट लेस देन 1250 ग्राम से कम हो, यहाँ पर लिखा है वेट लेस देन 1250 ग्राम, तो यदि जिनका बर्थ वेट 1250 ग्राम से कम हो तो उनको किस तरीके से फीडिंग प्रेफर करवाई जाती है। बेबी में नीड IV फ्लूइड्स इन स्टार्टिंग, देन इनिशिएट ऑरोगैस्ट्रिक फीडिंग। तो स्टार्टिंग में उन्हें IV फ्लूइड दिया जाएगा, उसके कुछ टाइम बाद ऑरोगैस्ट्रिक फीडिंग स्टार्ट करवा दी जाएगी। और जिनका बर्थ वेट 1250 से 1500 ग्राम तक है तो उनको स्पून से, पालादाई से या फिर ऑरोगैस्ट्रिक फीडिंग स्टार्ट करवाई जा सकती है। जिनका 1500 से 2000 ग्राम तक है तो उनको वो ब्रेस्ट फीड एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट किसी किसी के लिए पालादाई से मिल्क दिया जाता है। और जिनका बर्थ वेट 2000 ग्राम से ज़्यादा हो तो ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे बट मॉनिटरिंग में करेंगे। और जिनका 2.5 kg है, मतलब कि नॉर्मल बर्थ वेट है, वो ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं, बॉटल फीडिंग भी कर सकते हैं। तो आपको ये जिनका बर्थ वेट लेस देन 2000 ग्राम से कम हो, यदि जो अंडर वेट है, लो बर्थ वेट है, तो उनके लिए अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग फीड करवाया जाता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच मेडिसिन इज यूज्ड टू इनहिबिट द मिल्क सीक्रेशन फ्रॉम ब्रेस्ट आफ्टर द डिलीवरी। तो डिलीवरी के बाद कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है मिल्क इनहिबिशन के लिए, जिसको कोई भी जो वर्किंग मदर है या तो जो अपने बेबी को फीड नहीं करवाना चाहती या फिर इनकेस बेबी की डेथ हो गई हो तो वो क्या करती हैं, ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो यदि मिल्क का सीक्रेशन हो रहा है तो उसको स्टॉप कर दिया जाए, इनहिबिट करवा दिया जाए। सम केस में ऐसा होता है कि यदि कोई मदर नहीं चाहती कि अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क पिलाना चाहे, या फिर वर्किंग वूमेन हो वो नहीं चाहती कि बेबी उस पर डिपेंड रहे, या फिर किसी मदर की, किसी लेडी के बेबी की डेथ हो गई हो, तो वो इनकेस मिल्क बन रहा है तो उसको कैसे इनहिबिट करेगी, तो उसके लिए भी तो मेडिसिन होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मिल्क सीक्रेशन हो रहा है तो उसको इनहिबिट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी। ऑप्शन है ब्रोमोक्रेप्टिन, मिथार्जिन, एस्ट्रोजन, FD, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। जो मेडिसिन यूज़ की जाती है ब्रेस्ट मिल्क को इनहिबिट करने के लिए, सीक्रेशन हो रहा है तो इसको स्टॉप करना है, इनहिबिट करना है, तो वो है ब्रोमोक्रेप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन क्या करती है, मेडिसिन एग्जाम में आती है आपको कई बार। तो ब्रोमोक्रिप्टिन का काम होता है जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को सप्रेस करेगी,
प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है? मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है, मिल्क का प्रोडक्शन करता है, ब्रेस्ट मिल्क का। तो जो ब्रोमोक्रिप्टिन मेडिसिन है ये क्या करेगी? प्रोलैक्टिन हार्मोन के सीक्रेशन को स्टॉप करेगी, जिससे मिल्क का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। तो इस तरीके से मिल्क सीक्रेशन को इनहिबिट करेगी। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस केस में ब्रोमोक्रिप्टिन यूज़ करेंगे, या फिर ये तो पता हो गया आपको कि क्या करेगी? मिल्क सीक्रेशन को इनहिबिट करेगी, मिल्क जो अपने बेबी को नहीं फीड करवाना चाहते उसको स्टॉप करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिलाना चाहती वो ये मेडिसिन ले सकती हैं, या फिर जिनके बेबी की डेथ हो गई है बट ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है तो उनको ये मेडिसिन दी जाती है। तो यहाँ पर आपको इसके क्राइटेरिया भी याद रखना है कि किस केस में ब्रोमोक्रिप्टिन देंगे। ये पता है कि ये मिल्क का इनहिबिशन करेगी, मतलब मिल्क बन रहा है उसको इनहिबिट करेगी कि ना बने। और जो ब्रोमोक्रिप्टिन मिल्क का क्या करेगी? इनहिबिशन करेगी कि मिल्क का प्रोडक्शन ही ना हो। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन जो प्रोलैक्टिन है उसको सप्रेस करेगी, जिसके कारण मिल्क जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसके रिलीज को कम करेगी, इनहिबिट करेगी, जिससे मिल्क सीक्रेशन कम होगा। तो आई होप आपको इसका जो साइक्लिंग है वो भी समझ में आ गई हो। नेक्स्ट है यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं ब्रेस्ट मिल्क को लेके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क है, क्या है? फर्स्ट मिल्क है, थिक येलो कलर का मिल्क है। आफ्टर 48 to 72 आवर डिलीवरी के 48 से 72 घंटे के बाद डिलीवरी के सीक्रेट होता है, जो कि थिक येलो कलर का होता है। तो इसके कंटेंट एग्जाम में आ सकते हैं। तो वो है इन कोलेस्ट्रम 8.6% प्रोटीन। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रम में जो प्रोटीन रहता है वो भी है। तो यहाँ पर पॉइंट्स में आपको वो भी लिखा है, लैक्टोएल्ब्यूमिन और वे प्रोटीन प्रेजेंट होता है। 8.6% प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। फैट 2.3%। कोलेस्ट्रम के कंटेंट हैं जो प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट 3.2% और वाटर 86% कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रम में प्रोटीन 8.6%, फैट 2.3%, कार्बोहाइड्रेट 3.2% और वाटर 86%। और एक क्वेश्चन और इम्यूनोग्लोबुलिन से भी आपको आ सकता है कि ब्रेस्ट मिल्क में जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है वो क्या है? IgA, IgM और IgG प्रेजेंट होते हैं, बट हाई क्वांटिटी में 90% IgA प्रेजेंट होता है ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में। तो ये भी याद रखें। और मेजर प्रोटीन क्या है ब्रेस्ट मिल्क का? तो वो है लैक्टोएल्ब्यूमिन, जिसको क्या कहा जाता है? वे प्रोटीन। जो मिल्क का मेजर प्रोटीन है ब्रेस्ट मिल्क का वो क्या है? लैक्टोएल्ब्यूमिन, इसको वो प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन और आपको आ सकता है, यहाँ पर मैं टाइप नहीं कर पाई, वो ये है कि कौन सा मिल्क ब्रेस्ट मिल्क के कंपैरिजन में सेम रह सकता है? थोड़ा बहुत अंतर रहेगा बट सेम रहेगा, तो होगा काऊ का मिल्क, गाय का दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट ब्रेस्ट मिल्क? तो ब्रेस्ट मिल्क को लेकर सही पॉइंट क्या है? ऑप्शन में हिंड मिल्क इज रिच इन प्रोटीन, फैट इन ब्रेस्ट मिल्क इज रिच इन आयरन, कोलेस्ट्रॉल शुड बी डिस्कार्डेड, फीडिंग इन सुपाइन पोजीशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओटाइटिस मीडिया। तो यहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क को लेके सही पॉइंट पूछा है। तो हिंड मिल्क में क्या होता है? फैट होता है, और यहाँ पर प्रोटीन नहीं होता है हिंड मिल्क में ज़्यादा। फैट इन ब्रेस्ट मिल्क एंड रिच इन आयरन। तो ब्रेस्ट मिल्क की मैं आपको एक क्वेश्चन और, यहाँ पे जब आयरन की बात की जा रही है तो ब्रेस्ट मिल्क में आयरन और विटामिन डी ये दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को डिस्कार्ड नहीं करना है, बेबी को पिलाना है, ब्रेस्ट फीड कराना है। तो यहाँ पर जो सही पॉइंट होगा कि सही पॉइंट क्या है ब्रेस्ट मिल्क को लेके यहाँ पर, तो ये है कि फीडिंग इन सुपाइन पोजीशन इंक्रीज द ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया का मतलब होता है कि मिडिल ईयर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का होना। तो यदि कोई लेडी अपने बेबी को सुपाइन पोजीशन में लेट के फीड कराती है तो कान में जो ब्रेस्ट मिल्क है वो जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इससे ओटाइटिस मीडिया का रिस्क बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट पॉइंट आपको बताना था, तो वो होगा डी, फीडिंग इन सुपाइन पोजीशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14, जो कई बार IMNCI को लेकर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इन IMNCI पिंक कलर कोड केस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इंडिकेटेड। तो IMNCI में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूनेटल चाइल्ड केयर इलनेस। तो यहाँ पर आपको IMNCI का फुल फॉर्म याद रखना है। इसमें 3 कलर कोड यूज़ किए जाते हैं, येलो, पिंक एंड ग्रीन। तो यहाँ पर पिंक कलर कोड में किस केस मैनेजमेंट की कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की जाएगी? ऑप्शन में चाइल्ड नीड स्पेसिफिक मैनेजमेंट, चाइल्ड नीड मेडिकेशन एंड इनपेशेंट ट्रीटमेंट, चाइल्ड नीड नो मेडिसिन एडवाइस होम केयर, या फिर कॉल द फिजिशियन।
तो IMNCI में जो पिंक कलर कोड का मतलब होता है कि बच्चे को तुरंत रेफरल सर्विसेज की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बी। चाइल्ड नीड मेडिकेशन एंड इन पेशेंट ट्रीटमेंट। बच्चे को रेफरल मैनेजमेंट की ज़रूरत हो सकती है या फिर इन पेशेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये क्या होगा? पिंक कलर कोड में क्या होता है? रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं बच्चों को। तो यहाँ पर हम दो चार्ट के थ्रू IMNCI पूरा समझेंगे। तो यहाँ पर पहले जो बेनिफिशियर्स भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यदि आपको एग्जाम में आता है कि तो बेनिफिशियर्स ग्रुप है वो दो होते हैं, दो कैटेगरी होती हैं। तो फर्स्ट होती है एज फ्रॉम बर्थ अप टू 2 मंथ, मतलब कि डिलीवरी जो 0 डेज का बेबी है, बर्थ से लेके 2 मंथ तक के बेबी होते हैं, सिक यंग इन्फेंट। और दूसरी कैटेगरी होती है 2 महीने से लेके 5 साल तक के। दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, तो दोनों याद रखनी है। आपको डायरेक्ट ये नहीं बताना है कि 0 to 5 मंथ, सॉरी 0 to 5 ईयर या फिर 0 to 5 मंथ है, आपको नहीं बताना है। दो कैटेगरी होती हैं इसमें। एक तो इन्फेंट एज्ड फ्रॉम बर्थ अप टू 2 मंथ, यहाँ पर जो येलो कलर से मार्क है याद रखना है। और दूसरे क्या है? सिक चिल्ड्रन एज फ्रॉम 2 मंथ अप टू 5 ईयर, 2 महीने से 5 साल तक की एज के, और बर्थ से 2 महीने तक की एज के लोगों को इसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। ये देखिए इस चार्ट के थ्रू आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसको हम जूम करके देख लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट प्रोसेस, तो इसमें आपको दो कैटेगरी याद रखनी है। तो मैंने आपको बता दी कि एक तो 0 to 2 मंथ एज के बच्चे और दूसरे 2 मंथ से 5 साल तक की एज के। तो यहाँ पर जो कलर कोड है एग्जाम में आ सकता है, आपको 3 कलर कोड यूज़ किए जाते हैं। अर्जेंट रेफरल पिंक कलर है, OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में यदि आप ट्रीट कर रहे हो तो येलो कलर, होम मैनेजमेंट में मतलब कि आप घर भेज सकते हैं तो ग्रीन कलर। 3 कलर कैटेगरी याद रखनी है। बेनिफिशियर्स ग्रुप क्या है? 0 to 2 मंथ और 2 मंथ टू 5 ईयर तक के बच्चे। तो यहाँ पर जो कैटेगरी जो बेनिफिशियर्स हो गए तो 2 ग्रुप के बच्चे हो गए। अब बात करते हैं हम कैटेगरी। तो इसमें 3 कैटेगरी में कलर कोड यूज़ किए जाते हैं, पिंक, येलो एंड ग्रीन। तो पिंक कलर अर्जेंट रेफरल, मतलब कि बच्चे को क्या है? सीवियर कंडीशन है, उसको तुरंत हमें क्या करना है? इन पेशेंट मतलब कि पेशेंट को रेफ़र करके क्या करना होगा? यदि आपने प्री रेफरल ट्रीटमेंट दे दिया तो आपको पेशेंट के लिए पेरेंट्स को एडवाइस करना है और रेफ़र करना है। रेफ़र द चाइल्ड यहाँ पर 3rd पॉइंट में है। रेफरल फैसिलिटी में आपको क्या क्या करना है? डायग्नोस, ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप, ये सभी चीज़ें करनी है। यदि बच्चे को ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या करना है? OPD में ट्रीट करना है। लोकल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे के, और मदर को क्या कर सकते हैं? एडवाइस कर सकते हैं। ओरल ड्रग्स में आपको ओरल ड्रग्स में क्या क्या देना है? एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। तो आपको इसमें येलो कलर कोड यूज़ होगा। होम मैनेजमेंट का मतलब है कि बच्चे को क्या करना है? कुछ ओरल ड्रग्स देनी है, लोकल इन्फेक्शन के लिए ट्रीट करना है, कंटिन्यू फीड करवाना और डेंजरस साइन के लिए मॉनिटर करना होगा और फॉलोअप करवाना है। तो ये तीनों कैटेगरी आपको याद रखनी है। यहाँ पर एक चार्ट और दिया गया है जो मैंने आपको पहले बताया है कि बच्चे की एज पूछना है फ्रॉम बर्थ अप टू 2 मंथ, और दूसरी कैटेगरी में है कि इन्फेंट द चाइल्ड फ्रॉम सॉरी इफ़ द चाइल्ड इज़ फ्रॉम 2 मंथ अप टू 5 ईयर, यदि बच्चे की एज 2 साल 2 महीने से 5 साल की एज में है तो क्या करना है। तो यदि बच्चे की एज बर्थ से 2 मंथ तक है तो ये चार्ट यूज़ करना है आपको। असेस, क्लासीफाई एंड ट्रीट द सिक यंग इन्फेंट, दूसरे में क्या है? ट्रीट द चाइल्ड और काउंसिल द मदर। यदि 2 से 5 साल तक की एज है बच्चे की तो आपको ट्रीट करना है, असेस करना है कि क्या कैटेगरी का इन्फेक्शन है, देन आपको मदर को बोलना है, फॉलोअप के लिए भी कहना है। तो गाइज ये थे टोटल यहाँ पर जितने भी MCQs थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs थे। तो मैंने जो अभी आपको फ्री ऐप की बात की मेडिकल एंड नर्सेस ऐप की, तो आप लोग प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।